हेलो, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उसकी वजह से मैं क्लास स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। बट अब शुरू करते हैं। आज हमें अपने जो टॉपिक है वो कवर करने हैं, ठीक है। तो सीधा हम सुनामी से शुरू करते हैं बेटे। हाँ अजय, मैं देख रही हूँ आपको थोड़ा सा ज्यादा वेट करना पड़ गया। चलो, अब सुनामी जो टॉपिक है ना, सुना आप पहले मेरे को ये बता दो, आपको जो ऑडियो है वो विजिबल सॉरी ऑडिबल है ना? आपको ऑडियो मेरी क्लियर आ रही है? उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। अच्छा, आपका ये है सुनामी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सुनामी वर्ड है ना, ये सुनामी वर्ड कहाँ का है? जैपनीज वर्ड है बेटे, ठीक है। जैपनीज वर्ड है सुनामी। और इन सुनामी वेव को आप क्या बोलते हो? हार्बर वेव भी बोलते हो, ठीक है। अब ये कहते हैं कि अधिकांश आम लोगों के लिए सुनामी का मतलब समुद्र के अंदर सुनामी उत्पन्न करने वाले भूकंपों के कारण होने वाली समुद्री भूकंपीय लहरें हैं। लेकिन सुनामी न केवल समुद्र के अंदर आने वाले भूकंपों से उत्पन्न होती है, बल्कि कई अन्य कारकों से भी उत्पन्न होती है, जैसे प्लेटों की गति के कारण, समुद्र तल पर होने वाले टेक्टोनिक गतिविधि के कारण, फिर समुद्र के नीचे अगर आपका कोई वोल्केनो इरप्शन हो जाता है, कोई भूकंप आ जाता है, आपका लैंड स्लाइड हो जाते, तो उससे आपका क्या आता है? सुनामी आती है। अब आपको याद रखना है सुनामी के मेन फैक्टर, कि सुनामी का जो अकरेंस है वो किस वजह से होता है। तो सुनामी का अकरेंस होता है, देखो सबसे पहले जो मेन रीजन है वो है सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी यानी कि ज्वालामुखी के फटने की वजह से, जब समुद्र के नीचे, ये आपका ओशियन है, ओशियन के फ्लोर पे यहाँ पे जब आपका ज्वालामुखी का इरप्शन होता है, तो आपका यहाँ पे ऊपर जो पानी है, पानी बहुत ऊंचाई तक जाता है और इसी को आपका बोला जाता है सुनामी, ठीक है। दूसरा है आपका टेक्टोनिक एक्टिविटी। तीसरा है आपका वोल्केनिक एक्टिविटी। आपका मेन जो रीजन है ना बेटे सिस्मिक एक्टिविटी में, क्या है? अर्थक्वेक। जब आपके समुद्र के तल के नीचे 7.8 रिक्टर स्केल से ऊपर, या 7.8 रिक्टर स्केल पर क्या आता है? 7.8 रिक्टर स्केल पर जब 7.8 रिक्टर स्केल पर जब भूकंप आता है, तो उसकी वजह से आपके समुद्र में क्या आती है? सुनामी। बस इतना याद रखना है इस फर्स्ट पेज से, और इतना ही नोट्स बनेंगे आपके, ठीक है। सुनामी क्या होती है ये आप सबको पता है, जब समुद्र का पानी बहुत ऊंचाइयों तक चला जाता है उसको बोला जाता है सुनामी। और सुनामी आपका एक जापानीज वर्ड है, ये भी याद रखना। और सुनामी को हम हार्बर वेव्स भी बोलते हैं। अब बेटे जो सुनामी है ना, सुनामी आपका 7.8 रिक्टर स्केल पे, ठीक है, कितने? 7.8 रिक्टर स्केल पे सुनामी का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। यानी कि जब आपका भूकंप 7.8 रिक्टर स्केल पर आता है तो आपका सुनामी आते हैं। उसके बाद जो और रीजन है, एक है टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी कि जब प्लेट में मूवमेंट होती है, दूसरा है वोल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि जब आपका वोल्केनो फटता है समुद्र के नीचे। कहते हैं आंतरिक कारकों के कारण पानी की विशाल मात्रा के विस्थापन के कारण महासागरों में उत्पन्न होने वाली लहरें जैसे कि समुद्र के नीचे के कारकों का वर्णन करती है। तो ये तो आपको कुछ इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। अब आपका जो सुनामी है ना, सुनामी में क्या होता है कि आपका बहुत सारा पानी ऊपर उठता है, ठीक है। और कोस्टल एरिया के पास जो आपकी सुनामी की लहरें हैं, इनकी ऊंचाई, इनकी हाइट क्या होती है? ज्यादा होती है। और जब हाइट ज्यादा होगी पानी की, ये कोस्टल एरिया यानी कि वो एरिया समुद्र के आसपास जो लगता है, और यहाँ पे आपके क्या रहते हैं? यहाँ पे आपके ह्यूमन बींग्स पॉपुलेशन या ह्यूमन बींग की एक कम्युनिटी रहती है। और यहाँ पे जब इन सुनामी वेव की ऊंचाई इतनी अधिक होगी, तो यहाँ पे इस पानी से डिस्ट्रक्शन यानी कि जो विनाश है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं, अब आपका एक बात है, ये आपका देखो, ये है आपका ओपन सी। ओपन सी यानी कि आपका जब समुद्र
कोस्टल एरिया से, ये आपका कोस्टल एरिया से बहुत दूर पर, बहुत दूरी पर जब सुनामी का ओरिजिन होता है ना, तो मान लो यहाँ पे भूकंप आया, भूकंप आने से यहाँ का पानी ऐसे ऊपर उठा, तो ये कोस्टल एरिया तो बहुत दूर है, तो इससे क्या होगा, इस सुनामी की वेव से डिवास्टिंग यानी कि विनाश नहीं होगा, क्योंकि इन सुनामी वेव्स की जो हाइट है यहाँ तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे डिस्ट्रक्शन, विनाश क्या होगा, कम होगा। ठीक है। अब एक बात याद रखो, यहाँ पे जो ओपन सी है, गहरा महासागर है, जहां गहरा महासागर, वहां पे आपकी जो ये सुनामी है, सुनामी वेव की जो ऊंचाई है वो कम क्यों होती है, क्योंकि आपका जो समुद्र है, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई ज्यादा होती है इसलिए। ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका स्पीड बता रखी है कि 760 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली सुनामी तभी आपदा बनती है जब वे तटों से टकराती है। देखो अब इसका भी एक मीनिंग है, अगर आपकी ये सुनामी वेव गहरे महासागर में और इनकी स्पीड इतनी है तो ये कोई खतरा नहीं बनती, कोई आपदा नहीं बनती, लेकिन जब ये आपका कोस्टल एरिया, ये जब आपके ये कोस्टल एरिया, इस कोस्टल एरिया के पास ओरिजिनेट होती है तो सुनामी क्या है, बहुत बड़ी आपदा, बहुत बड़ा डिजास्टर बन जाती है। और सुनामी एक लहर की घटना नहीं है, मतलब कि एक बात और याद रखना यहाँ पे, अब जो है सुनामी आर नॉट सिंगल वेव फिनोमिना, रादर दे आर मल्टीपल वेव फिनोमिना। कहने का मतलब है कि बेटे इसमें सिर्फ ये नहीं है कि एक सिंगल आपकी वेव आई, लहर आई पानी की और इसने विनाश कर दिया, नहीं, सुनामी में क्या है, आपकी एक के बाद एक लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, चौथी, लगातार एक के बाद ये लहर आती रहती है, इसलिए आपकी सुनामी क्या है, मल्टी वेव फिनोमिना है। सारी वेव इकट्ठी होके आपके कोस्टल एरिया की तरफ चलती हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज वेवलेंथ एक्सीडिंग 200 किलोमीटर। ये क्या कहते हैं कि जो सुनामी है ना आपकी, सुनामी मल्टी वेव फिनोमिना होती है, ये मैंने बता दिया, क्योंकि इन ये जो लहर है, अजय सुनामी हम ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं, अब इसमें विंड का कोई रोल नहीं है। सुनामी आपकी देखो, ये सुनामी है, इसको देखो, इसको बोला जाता है सुनामी, जब पानी की बहुत बड़ी लहरें, ऊंची ऊंची लहरें हमारे कोस्टल एरिया के पास आ जाती हैं और हमारा सारे एरिया को क्या कर देती हैं, डिवास्ट कर देती है, उसका विनाश कर देती है, उसको बोला जाता है आपका सुनामी। ठीक है। आया समझ में आपको? सुनामी आपका विंड नहीं होती, सुनामी आपकी वेव होती हैं, जो समुद्र में पानी की जो धारा चलती है ना, उसका जब विशाल रूप होता था उसको बोलते हैं सुनामी। और सुनामी आपकी सिंगल वेव फिनोमिना नहीं है, मल्टी वेव फिनोमिना, यानी कि आपका एक लहराई, उसके पीछे दूसरी, दूसरी लहर के पीछे तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, एक के बाद एक जो लहर है वो आती जाती है। अजय सुनामी जो है ना डेली नहीं आती है, सुनामी, अब आपका यहाँ पे दो वर्ड है, एक होता है सुनामी, एक होता है आपका टाइड। टाइड आपका डेली की एक्टिविटी है, डेली होते हैं, ये डेली आते हैं, लेकिन जो सुनामी है वो डेली नहीं आती है। जैसे आपका 2012 में जापान में सुनामी आई थी, अब 2000 के बाद वहां पे 2018 में, तो अभी आगे भी पढ़ाऊंगी, सुनामी आपका डेली फिनोमिना नहीं है। ये सुनामी आने का रीजन भी मैंने बता दिया, सुनामी तब आती है जब आपका जो समुद्र का एरिया है, समुद्र का नीचे वाला जो भाग है, इसमें जब आपका अर्थक्वेक आ जाता है, और वो अर्थक्वेक भी जब 7.8 रिक्टर स्केल पर होता है, तब आपका क्या आता है, सुनामी आता है। ये पानी, क्योंकि यहाँ से क्या है, नीचे एकदम से हलचल हो गई, एकदम से हलचल होने की वजह से आपका कोई लैंड पार्ट ऊपर उठ गया, कोई नीचे धंस गया, तो जिसकी वजह से ये पानी है ये ऊपर उठ गया और इसे बोलते हैं सुनामी।
हाँ जी, वन डे में टाइड जो है वो अभी बताऊंगी, नेक्स्ट टॉपिक टाइड ही है, बट सुनामी आपका डेली नहीं आता है। ये मैंने आपको, अब मुझे आपके क्वेश्चन से लगा कि आप कंफ्यूज हो कि डेली कौन सा था, तो डेली आपके टाइड आते हैं, ठीक है। एक दिन में 2 बार आते हैं, हाई टाइड, लो टाइड। ओके। और ये आपके लिए ये जो लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो सुनामी है वो सिंगल वेव फिनोमिना नहीं है, ये मल्टीपल वेव फिनोमिना है। दूसरी, इन सुनामी जो लहर होती है ना, इनकी वेवलेंथ, अब वेवलेंथ क्या होती है, आपका जो दो, एक वेव के सबसे ऊपर वाला भाग और दूसरी वेव के ऊपर वाला भाग, इन दोनों के बीच में जो क्षैतिज दूरी होती है, जो हॉरिजॉन्टल दूरी होती है, इसको बोला जाता है वेवलेंथ। और ये हमने किस में किया था, जब हमने जियोमॉर्फोलॉजी में जो कोस्टल आपके लैंडफॉर्म पढ़े थे, तब मैंने आपको ये सारा करवाया था कि वेवलेंथ किसे कहते हैं, वेव हाइट किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं कि ये सुनामी जो है मल्टीपल वेव फिनोमिना है। मल्टी वेव फिनोमिना क्यों है, क्योंकि यहाँ इस इनकी जो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ इनकी बहुत लंबी है। बेटे अजय, फिनोमिना का मतलब होता है घटना, कोई घटना। ठीक है, फिनोमिना का मतलब है कोई एक्टिविटी या कोई घटना। अब आगे पढ़ो, ये बता रहे हैं क्यों क्यों मल्टीवेव फिनोमेना, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत बड़ी है। देखो, जब इनके बीच में स्पेस कम होगा तो क्या ये धीरे धीरे चलेंगी, ऐसे ऐसे, लेकिन जब अब इन दोनों के बीच में स्पेस ज्यादा होगा तो देखो ये क्या इतना इतना कवर करेंगे। तो वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से ये क्या है, 200 किलोमीटर आगे बढ़ जाती हैं। और ये कहते हैं बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली लो हाइट ऑफ इवन 0.5 मीटर, सुनामी वेव आर नॉट ऑब्जर्व इन द ओपन सी। ये कहते हैं कि आपके जो गहरे महासागर होते हैं ना, वहां पे आपकी जो सुनामी वेव है ना, उनकी जो हाइट है वो 0.5 मीटर होती है। और वहां पे जो आपका गहरा समुद्र होता है ना, उसमें हमें पता ही नहीं चलता आपकी सुनामी आई है। पता ही कहाँ पे चलता है, जहाँ पे ये कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया के पास जो समुद्र की गहराई है वो कम होती है, और समुद्र की गहराई कम होने की वजह से इसकी ऊंचाई ज्यादा हो जाती है। और लेकिन जो आपका गहरे समुद्र है, जहां पे समुद्र की गहराई ज्यादा है, वहां पे इनकी जो हाइट है वो क्या है, 0.5 मीटर है। गहरे समुद्र में पता ही नहीं चलता कि सुनामी आ गई, ठीक है। पता ही हमें तब चलता है जब हमारे कोस्टल एरिया के पास ही आती है। ओके, अब आगे चलते हैं। अगर आपको जनरल रीजन पूछे सुनामी के लिए, तो जनरल रीजन है आपका सुनामी के आने का अर्थक्वेक। ओके, ये कहते हैं सुनामी आपकी हाई एनर्जी वेव होती हैं ओशियन में, जो किसके द्वारा जनरेट की जाती है, अर्थक्वेक के द्वारा। जब आपके ओशियन के फ्लोर पे 7.5 रिक्टर स्केल से ज्यादा आपका अर्थक्वेक आता है, और या फिर आपका बहुत ज्यादा वॉयलेंट और बहुत ज्यादा खतरनाक वोल्केनिक इरप्शन होता है, या फिर कोई मैसिव लैंडस्लाइड हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका सुनामी आती है। और सुनामी एक जैपनीज वर्ड है, ये आपको बता दिया, ठीक है, जिसका मतलब होता है हार्बर वेव। और सुनामी कंसिस्ट ऑफ जैपनीज वर्ड सू ना प्लस मी। सू का मतलब होता है हार्बर और नामी का मतलब होता है वेव।
सुनामी को हम सिस्मिक वेव भी बोलते हैं, ये भी बता दिया। क्योंकि मोस्टली, अच्छा सुनामी को सिस्मिक वेव क्यों बोला जाता है? क्योंकि मोस्टली हमारी जो सुनामी आती है वो अर्थक्वेक, जो हमारे ओशन के नीचे अर्थक्वेक आते हैं उनकी वजह से जनरेट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सिस्मिक वेव बोला जाता है। और इनको क्या बोला जाता है? हाई एनर्जी टाइडल वेव भी बोला जाता है। ओके, ये पॉइंट में लिख लेना। अब आपको समझना है सुनामी रनर अप। अच्छा, सुनामी रनर अप पता है किसको बोलते हैं? ये सुनामी रनर अप क्या होता है? सुनामी रनर अप होता है जब आपका समुद्र का पानी सी लेवल से, मीन सी लेवल से ऊपर फ्लो कर जाए तो उसको बोला जाता है सुनामी रनर अप। द हाइट ऑफ वाटर ऑफ सुनामी, जब सुनामी के पानी का, जब सुनामी वेव का पानी मीन सी लेवल से ऊपर चला जाए आपके कोस्टल एरिया के पास या किनारे के पास, तो उसको वहां पे बोला जाता है सुनामी रनर अप। ये क्या है? ये एक तरीके की क्या है? वेव है जो क्या लेके आती है? एक पानी की दीवार लेके आती है कोस्टल एरिया के पास, और उस कोस्टल एरिया में क्या करती है? फ्लड आने का कारण बनती है, और उसकी वजह से क्या होता है? डिवोस्टेशन, मतलब विनाश होता है। ठीक है, कहते हैं निकटवर्ती क्षेत्र में औसत समुद्र तल से ऊपर सुनामी लहरों के पानी की ऊंचाई को सुनामी रनरअप कहा जाता है। और ये जो रनरअप है या तरंग आयाम है, जो तटीय क्षेत्र में पानी की दीवारें लाता है और तटों पर अचानक बाढ़ आने से तबाही मचाता है। ठीक है, आगे समझ में सुनामी रनरअप। अब एक होता है आपका एज वेव्स। अब एज वेव क्या होती है पता है? कभी कभी सुनामी है ना आपकी, है ना, अजीब लहरें उत्पन्न करता है। अजीब मतलब ऐसे उबड़ खाबड़ लहरें उत्पन्न कर देता है, और इन उबड़ खाबड़ लहरों को क्या बोला जाता है? किनारे की लहरें। सुनामी कभी कभी अजीब लहरें उत्पन्न करती हैं जिन्हें किनारे की लहरें कहा जाता है। और ये जो लहरें हैं ये तट के वहां पे आगे पीछे ऐसे समांतर चलती हैं। ठीक है, और ये जो फिनोमिना है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ठीक है, और फिर इससे क्या बनती हैं? और इसको फिर जब ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो आपके सविंद्र संघ ने इसको क्या बोला जाता है? सुनामी सिंड्रोम। यानी कि जब ये आगे पीछे होने वाला फॉर्मूला, आगे पीछे होने वाली लहरें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना, तो उसके लिए आपके सविंद्र सिंह ने एक वर्ड यूज किया है जिसको बोला जाता है सुनामी सिंड्रोम। ओके, सुनामी सिंड्रोम बोला जाता है। यू गॉट इट? आया समझ में? अब ये आपको क्या दे रखे हैं? अब बेटे आपको ये एग्जांपल याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कि कौन सी सुनामी कहाँ पे आई है, उसका रीजन। तो 2004 में है ना आपका जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां पे सुनामी आई थी। ठीक है, और इसका रीजन क्या था? अर्थक्वेक 9.3 स्केल, रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था? आपका सुनामी आई थी। और एपी सेंटर क्या था? अच्छा मुझे एपी सेंटर बताओ क्या होता है? एपी सेंटर बताओ क्या होता है? एपी सेंटर कौन था? सुमात्रा था। ठीक है, उसके बाद जब सुमात्रा में ये आया अर्थक्वेक, तो उसकी वजह से ना आपकी जो बर्मा प्लेट है ना वो 20 मीटर तक क्या हो गई थी? सबडक्ट हो गई थी, यानी कि नीचे दब गई थी और मेल्ट हो गई थी। ठीक है, और 1200 मीटर किलोमीटर की बाउंड्री लाइन बनी थी इनके बीच में बेटे। इंडियन प्लेट, ये जो आपका इतना गहरा अर्थक्वेक आया था ना, किसकी वजह से आया था? सडन सबडक्शन हो गया था इंडियन प्लेट का बर्मा प्लेट के नीचे। ठीक है, जिसकी वजह से आपका ये इंडियन प्लेट 20 मीटर गहरी जो है नीचे धंस गई थी। ठीक है, और जो टेक्टोनिक मूवमेंट हुई है उसने क्या हुआ? टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से 10 से 12 मीटर जो ओशन वेट है उसमें राइज हुआ। ठीक है, इसको बोल
अर्थक्वेक, अभी बताती हूँ, एपिसेंटर और आपका फोकस, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये आपने ठीक बताया अजय। ये है आपका अर्थ, अर्थ के अंदर वो भाग जहां से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है उसको तो बोला जाता है फोकस, या इसको हम हाइपो सेंटर भी बोलते हैं। और अर्थ इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर जहां पे अर्थक्वेक की वेव सबसे पहले पहुंचती हैं, इसको बोला जाता है एपी सेंटर, ठीक है। और इसके अपोजिट यहाँ पे 21 मिनट बाद क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, और इसको क्या बोला जाता है, एंटीपोड। और ये मैंने जियोमॉर्फोलॉजी में आपको बताया था। अब आगे देखो, इससे बेटे अभी ये वही चल रहा है। हाँ जी, फोकस इनर पॉइंट होता है और एपी सेंटर आउटर पॉइंट होता है। अब कौन कौन से कंट्री, 12 कंट्री इस 2004 की सुनामी से क्या हुई थी, इफेक्ट हुई थी, ठीक है। जैसे आपका इंडियन ओशियन, वर्स्ट अफेक्टेड जो एरिया थे, मतलब जो बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुए थे, वो है तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड। ओके, हाँ जी, एंटीपोड पे 21 मिनट बाद भूकंप आता है, ये दिखा रखा मैंने आपको। ये आपका इंडियन प्लेट है और ये आपका बर्मन प्लेट है, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पे सबडक्शन हो गया था, तो जिसकी वजह से क्या आया था, यहाँ पे आपके इंडोनेशिया के आसपास आपकी सुनामी का ओरिजिन हुआ था। और इसका जो इफेक्ट है वो देखो यहाँ तक पड़ा था, ये पूरा, ये जो दिखा रखा। उसके बाद फिर देखो 2006 में कहाँ पे आई थी, 2006 में जावा में आई थी, ओके। और बस ये याद रखना है बेटे, 2006 में जावा में आपकी क्या आई थी, 2006 में जावा में आपका सुनामी आई थी। रीजन क्या था, अर्थक्वेक 7.7 और रिक्टर स्केल पे, ठीक है। फिर 2011 में आपके जापान में आई, कितने पे, 8.9 रिक्टर स्केल पे। कितने परसेंट डेड हुए, देखो 10,000 जो पीपल है उनकी डेथ हो गई। कहते हैं सुनामी जो मोस्टली आती है वो आपकी पैसिफिक ओशियन में आती है। 86% जो आपकी सुनामी है वो कहाँ पे आ रही है, पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। और यहाँ पे जो सुनामी आने का कारण है वो क्या है, अंडर सी अर्थक्वेक, ठीक है, अंडर सी अर्थक्वेक। उसके बाद कहते हैं आपकी जो सुनामी है वो रेयर फिनोमिना है इंडियन ओशन में, लेकिन हम इसको क्या नहीं बोल सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि इंडियन ओशन में कभी आ ही नहीं सकती। हालांकि रेयरली इंडियन ओशन में आती है, बट ये नहीं बोल सकते हम इसका जो फोरकास्टिंग है, फोरकास्टिंग इजीली नहीं कर सकते एकदम से आपका ये जो अर्थ के, क्योंकि आज तक बेटे 60 साल तो आपके आईआईटी रुड़की को हो गए जो अभी तक ये स्टडी कर रहे हैं कि जो आपका अर्थक्वेक है वो क्यों आते हैं, क्या रीजन है, कहाँ से ओरिजिन होते हैं, उनको खुद नहीं पता चला है। तो उनको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे अर्थक्वेक आने वाले हैं, ओके, यू गॉट इट। तो यहाँ पे आपका जो सुनामी वाला चैप्टर है वो खत्म होता है। अब आपकी सुनामी को मैनेज करने के ये तरीके तो डिजास्टर में पढ़ रखे हैं, कुछ प्री डिजास्टर स्टेज होती है, कुछ पोस्ट डिजास्टर स्टेज होती है, और कुछ आपकी डिजास्टर के समय भी हम कर सकते हैं। प्री डिजास्टर स्टेज में क्या क्या हो सकता है बताओ, हम कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं, जो मतलब कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो ऐसे इलाके हैं जो क्या है, जो खतरे के अंदर आते हैं, तो वहां पे जो आपकी पॉपुलेशन है उनको कम से कम वहां पे उनके घर बनाने चाहिए, ठीक है। पोस्ट डिजास्टर में हम उनके लिए हेल्थ फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी, ये सारी जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। अब आपको ये याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग में। 2000 आपको 2006 की याद रखनी है, ठीक है। 2007 की आपकी चिली की, 2000 आपके 10 की, और आपकी आपको ये 2011 की जो
मैंने आपको लिखवाई थी जापान वाली, वो वाली याद रखनी है। 2013 की याद रखनी है आपको, 2016 की, 18 की और 2020 की याद रखनी है। ठीक है, ये क्या याद रखनी है कि कब आई थी, कहां पे आई थी और क्या रीजन है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आगे जो आपका टॉपिक है वो है ओशियन करंट्स। देखो क्या होता है ओशियन करंट्स, समुद्री धारा। समुद्र में जब हवा के कारण एक जगह का पानी दूसरी जगह चलता है, इसको बोला जाता है ओशियन करंट। ठीक है, और ये धारा कैसी इफेक्ट होती है, अगर आपका वो जोन देखोगे कि वहां पे विंड कौन सी है, ट्रेड विंड है या आपकी वेस्टर्ली विंड है, इसे बोला जाता है आपका बेटे ओशियन करंट्स या समुद्री धारा। ठीक है, आप करंट पढ़ लिया। अब आपकी जो ओशियन करंट है वो दो तरीके की होती हैं, सरफेस ओशियन करंट और डीप ओशियन करंट। एक तो वे ही चलती हैं जो आपके समुद्र के बेटे, जो समुद्र की ऊपर की सतह है वहां पे जो करंट चलती है ऊपर, सबसे ऊपर, उनको बोला जाता है सरफेस यानी कि सतही समुद्री धारा। और आपकी डीप ओशियन करंट कौन सी होती है, यानी कि गहरे समुद्र में, गहरे भाग में समुद्र के जो आपकी करंट्स उत्पन्न होते हैं उसको बोला जाता है डीप ओशियन करंट्स। ठीक है, तो ये कहते हैं कि आपकी जो सतही महासागरीय धाराएं हैं, ये याद रखना कि जो सरफेस ओशियन करंट है ना, उसमें सिर्फ जो पूरा ओशियन है, पूरा वाटर मास है, उस पूरे वाटर मास का सिर्फ 10% इंक्लूड करती है, लेकिन ये लार्जेस्ट एरिया को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि देखो ये सिर्फ ऊपर ऊपर वाली परत पर चलती है, तो एक तरीके से पूरे ओशन में चलती है, पूरे पूरे ओशन को कवर करती है, तो लार्जेस्ट एरिया कवर कर दिया। लेकिन इसमें जो पानी है ना, पानी सिर्फ 10% इंक्लूड है। उसके बाद आपका ये कहते हैं आपकी जो सरफेस ओशन करंट है वो कैसे ओरिजिनेट होती है, फ्रिक्शन ऑफ प्रीवेलिंग विंड। जो विंड, प्रीवेलिंग विंड कौन सी होती है, प्लेनेटरी विंड, यानी कि जो आपकी स्थायी पवन है, इसमें आपकी तीन तरीके की है, एक है ट्रेड विंड, दूसरी है वेस्टर्ली और तीसरी है पोलर विंड, तो इनकी वजह से उत्पन्न होती है। और ये कहते हैं, हिंदी में देख लो कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपकी जो सतही महासागरें हैं वो वायुमंडल महासागरीय अंतर्क्रियाओं का प्रत्यक्ष परिमाण है, यानी कि आपका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की एक्टिविटी की वजह से हमारा ये सतही महासागरें जो है उत्पन्न होते हैं। और यही कारण है कि सतही महासागरीय धाराओं को पवन चालित महासागरीय धाराएं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको कौन चलाता है, आपकी विंड, विंड की वजह से इनका क्या होता है ओरिजिन। अगर विंड नहीं होगी तो आपका वो जो पानी है वो स्टेबल रहेगा, ठीक है, लेकिन आपकी विंड यहाँ से बहुत स्पीड में चलती है, तो ये पानी के एक पार्ट को उठा के इधर की तरफ ले जाती है। ओके, इनके रीजन जो आपको याद रखने हैं, रीजन जो है आपका याद रखना, ये है आपकी प्लेनेटरी विंड। प्लेनेटरी विंड में आपका एग्जाम्पल में हो में ट्रेड विंड, वेस्टर्ली विंड और पोलर विंड। ठीक है, और विंड आपको पता है विंड क्यों चलती है, विंड प्रेशर में डिफरेंस के कारण हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। ओके,
ये कहते हैं कि जो वायुमंडल और महासागर की जो एक्टिविटी होती है, यानी कि महासागर यानी कि आपकी विंड काम करती है पानी पे, जिसकी वजह से आपकी जो पवन ऊर्जा है उसका केवल 2% ही समुद्र की सतह पर हस्तांतरित करती है। लेकिन ये छोटी हस्तांतरित पवन ऊर्जा भी सतह की धाराओं को समुद्र के पानी की 10% मात्रा का परिवहन करने में सक्षम बनाती है। इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखना कि विंड आपका जो, ये पेज निकालो, ये आपका एटमॉस्फेयर है और ये आपका ओशियन है। ये कहते हैं जो एटमॉस्फेयर और ओशियन की इंटरेक्शन होती है ना, तो इसमें भी जो आपकी पानी के ऊपर जो विंड चलती है ना, पूरी 100% विंड का सिर्फ 2% विंड ही इन ओशियंस पर काम करती है, और वो 2% विंड ही क्या करती है, आपके समुद्र में आपकी जो ये करंट है इसके चलने का कारण बनती है। विंड के कारण ये ओशियन करंट चलती है, जिस कारण इन्हें विंड ड्राइवन ओशियन करंट भी बोला जाता है। ठीक है, ओके। अब आपकी दो तरीके की बेटे ओशियन करंट होती है, एक होती है वार्म ओशियन करंट और एक होती है कोल्ड ओशियन करंट। वार्म यानी कि गर्म समुद्री धाराएं, कोल्ड यानी कि ठंडी समुद्री धाराएं। गर्म समुद्री धाराएं, ठंडी समुद्री धाराएं। ओके, अब आपका जो वार्म ओशियन करंट है वो कहां से कहां चलती है, इक्वेटर से पोलर एरिया की तरफ। जो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगी वो होंगी गर्म, और जो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी यानी कि जो ठंडे इलाकों से आएंगी, जाहिर सी बात है अगर आपकी जो करंट वो ठंडे इलाकों से आ रही है तो वो ठंडी होगी, क्योंकि ऊपर आपके जो ठंडे इलाके हैं वहां पे क्या है, बर्फ है, आपकी ग्लेशियर है, तो वहां से क्या आएगा, ठंडा पानी आएगा, और नीचे से आपका क्या जा रहा है, गर्म पानी। ठीक है, तो आपका cold current bring cold water mass to tropical and subtropical region and also help in formation of gyres। gyres क्या होते हैं बेटे, सर्कुलेशन यानी कि एक चक्कर, एक चक्र को पूरा करने में कौन हेल्प करता है, वार्म और कोल्ड करंट दोनों। ऊपर से कोल्ड करंट आ रही है, नीचे से वार्म करंट आ रही है, और ये दोनों मिलके क्या करती है, समुद्र में एक गायर बनाती है। सरफेस ओशन करंट को वॉल्यूम के बेस पे भी डिवाइड कर रखा है 3 कैटेगरी में। ठीक है, आपके हैं सबसे पहले ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट के बाद है करंट, और करंट के बाद आपकी स्ट्रीम। सबसे पहले होता है, हिंदी में देख लो, ड्रिफ्ट को बोलते हैं बहाव। ड्रिफ्ट क्या होती है कि आपकी, नहीं इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग नहीं कहा जाता अजय, असेंडिंग और डिसेंडिंग नहीं कहा जाता। असेंडिंग और डिसेंडिंग तो ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग हम इनको नहीं बोलते। आप ये जो वर्ड है वो अप्रोप्रिएट यूज नहीं कर रहे हो, इस वर्ड की जगह कोई और वर्ड है। ठीक है, अब आपका होता है बेटे ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट में, करंट में और आपका स्ट्रीम में सिर्फ क्या डिफरेंस होता है अभी बताती हूँ। ड्रिफ्ट जो होती है, ड्रिफ्ट आपकी किसकी वजह से चलती हैं, ड्रिफ्ट आपकी चलती है जो हवाओं के प्रभाव के, प्रचलित हवाओं के प्रभाव में आगे बढ़ने वाले सतही जो महासागरीय धाराओं को क्या बोला जाता है, बहाव। यानी कि आपकी जो ये विंड चल रही है, इस विंड के इन्फ्लुएंस में आपका जो ये ऊपर की सतह का पानी आ रहा है उसको बोला जाता है आपका बहाव। अप वेलिंग और डाउन वेलिंग तो नहीं बोल रहे हो अजय। उसके बाद होती है आपकी धाराएं। ड्रिफ्ट धाराएं भी वैसे ही चलती हैं, लेकिन जो आपका बहाव होता है वो छोटी होती है, जो आकार है इसमें जो पानी का साइज है वो कम होता है,
लेकिन धाराओं में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये अधिक वेग के साथ जो है चलती हैं। इसमें जो जल की गति है वो ज्यादा होती है, और साथ ही साथ इसमें जो एरिया है पानी का वो भी बड़ा होता है। और जो फिर आपकी आती है स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होती है? स्ट्रीम में बहुत ज्यादा पानी होता है। देखो ये स्मॉल साइज में होती है, इससे थोड़ा सा बड़ा साइज होता है करंट का, और सबसे बड़ा साइज होता है आपकी स्ट्रीम का। ठीक है, एग्जाम्पल आपकी गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी का मतलब जो उसका वेग है, स्पीड है, वो भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद आती है आपकी डीप ओशियन करंट। डीप ओशन करंट कौन सी होती है? यानी कि जो समुद्र की गहराई में उत्पन्न होती है। ओशियन करंट बिलो द पिकनोक्लाइन लेयर। पिकनोक्लाइन लेयर के नीचे जो आपकी करंट उत्पन्न होती हैं, ये क्या है? 300 से 1000 मीटर के नीचे इनको डीप ओशियन करंट बोला जाता है, जो कि आपकी डेंसिटी में वेरिएशन की वजह से उत्पन्न होती है। या सिंपल बेटे कैसे भी उत्पन्न होती है बताती हूँ। यहाँ से आपके ऊपर सरफेस की करंट चली, पानी इधर से उधर चला, तो यहाँ पे कोई आपका क्या है? महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। तो क्या होता है, जब ये महाद्वीप इससे टकराता है ना, ये आपका पानी से टकराता है, तो दो भागों में बढ़ जाता है, एक इधर चला जाता है, एक इधर, और आधा पानी ना वापिस गहराई में वापिस क्या है, दूसरी दिशा में मुड़ के यहाँ पे चला जाता है। तो इनको बोला जाता है आपकी डीप ओशन करंट। और डीप ओशन करंट में आपका 90% वाटर होता है, जबकि सरफेस करंट में सिर्फ 10% वाटर होता है। ये लार्जर एरिया को कवर करती हैं, और आपकी डीप ओशन करंट स्मॉलर एरिया को कवर करती हैं। ठीक है, आपका सिंपली ये जो डीप ओशन करंट है, इनका पहला रीजन बता दिया मैंने ओरिजिन होने का। फर्स्ट रीजन है ओरिजिन होने का डीप ओशन करंट का, आपकी डेंसिटी में डिफरेंस। डेंसिटी में डिफरेंस के बाद जो रीजन मैंने आपको बताया, वो क्या बताया अभी अभी? जो ये टकरा कर पानी नीचे की नीचे वापस चला जाता है, उसकी वजह से भी आपकी डीप ओशियन करंट्स का क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? ये एकमैन स्पाइरल जो दे रखा है। एकमैन स्पाइरल आपका जो मॉडल है, या वो किस से रिलेटेड है? एकमैन स्पाइरल ट्रांसपोर्ट जो मॉडल है वो आपके ओशन करंट से रिलेटेड है। कहते हैं ये आपकी हवा की डायरेक्शन है। हवा की डायरेक्शन के 45 डिग्री पर क्या चलती हैं? ओशियन करंट चलती हैं। ठीक है, क्या बोल रखा है कि हवा, ये विंड की डायरेक्शन है, और इस विंड की डायरेक्शन के 45 डिग्री पर आपकी क्या चलती हैं बेटा? ओशियन करंट्स चलती हैं। देखो, हवा के नीचे पानी की ये हवा है, हवा के नीचे ये पानी की लेयर है, ये 45 डिग्री पर मुड़ गई। ठीक है, ये मुड़ गई। फिर इसके नीचे जो पानी की लेयर होगी वो भी 45 डिग्री पर मुड़ जाएगी। फिर ये भी 45 पे, ये भी 45 डिग्री पे, ये भी 45 पे, ये भी 45 पे, और ये भी 45 डिग्री पे क्या है? मुड़ जाएगी। तो ये है आपका एकमैन स्पाइरल ट्रांसपोर्ट मॉडल। तो एक पॉइंट आएगा ये, और इस पॉइंट पे क्या है? इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी बेटे हैं, बस अब आपको क्या याद रखना है? ये है करंट्स, और इन करंट्स के नेम, कौन सी वार्म करंट है, कौन सी कोल्ड करंट है। क्योंकि एग्जाम में आपसे क्या पूछा है कि आपको 4 करंट के नेम दे दिए जाएंगे। जैसे आपको दे दिया एंटाइल्स करंट, आपको दे दिया कैरेबियन करंट, आपको दे दिया कैनेरी करंट, और आपको दे दिया आपको दूसरा क्या दिया? क्या दू यहाँ पर? और आपको एक दे दी अलास्का करंट। तो आपको बोला अब इनमें से कौन सी करंट वो कौन सी करंट कोल्ड करंट नहीं है? आपको बताना है कौन सी करंट कोल्ड करंट नहीं है। ये कैसे पता होगा? जब आपको पता होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये नेम देखो, ये
नीचे वाले आपको क्या दे रखे हैं? अजय कैनारी करंट कोल्ड ही है, हॉट नहीं है। सही बोला है आपने। अब ये देखते हैं पहले, आपका गायर शुरू होता ही कहाँ है? देखो, दो डिवीजन कर रखे हैं ये। 0 डिग्री से ऊपर वाली जो करंट होगी वो करंट होगी वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की करंट और सदर्न हेमिस्फीयर की। तो अब पहले यहाँ पे देखो, 0 डिग्री के पास यहाँ पे आपकी कौन सी है? आपकी ट्रेड विंड बह रही है। तो ट्रेड विंड कैसे चलती है? ईस्ट टू वेस्ट। तो क्या होगा, यहाँ से एक पानी की धारा उत्पन्न होगी ऐसे, ये देखो ये उत्पन्न हो, इसको बोला जाता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और ये कैसी करंट है? वार्म करंट है। अरे क्योंकि वो उसमें मैंने ऑप्शन ऐसे ही आपको वो तो देने के लिए बताया था। आपने आंसर तो ठीक दिया था। उसमें मैंने है ना वोम करंट लिख दी थी, फिर आप कंफ्यूज हो जाते। मैंने एंटाइल्स भी वोम करंट थी, इसलिए चेंज कर दिया। अब ये आपकी जो यहाँ से 0 डिग्री के पास किसकी वजह से ये पानी की धारा उत्पन्न हो रही है? ट्रेड विंड की वजह से। ट्रेड विंड कहाँ से चलती है? ईस्ट टू वेस्ट। यानी कि ट्रेड विंड की वजह से आपके जो करंट है ये कहाँ से कहाँ चलेगी? ईस्ट टू वेस्ट, ये पानी की धारा चलेगी। अब यहाँ पे देखो, ये क्या छोटे छोटे आइलैंड भी हैं। तो यहाँ पे यार ये पानी की धारा तो ये टकराती है। एक ये पानी की धारा यहाँ पे चलेगी और एक देखो ये वापिस नीचे जा रही है। इसको और हटा के नाम दिखाती हूँ। इसका नाम क्या है फिर? जो पानी वापिस ही नीचे नीचे जा रहा है, ये पानी कैसे जा रहा है? वेस्ट टू ईस्ट। इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ठीक है। सिर्फ एक यही आपकी विंड है जो ईस्ट टू, ये आपकी देखो, ये इक्वेटो, इसको काउंटर इक्वेटोरियल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये इक्वेटोरियल करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। इक्वेटोरियल करंट चलती है ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन काउंटर इक्वेटोरियल वेस्ट टू ईस्ट की तरफ चलती है। अब आगे चलते हैं, ये आपकी कैसी है? वार्म करंट। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे आपका एक चैनल आता है, ये आपका एक क्या है? प्लेट, ये पेनिनसुला जिसका नाम है युकाटन। तो यहाँ पे जब ये पानी की धारा जाएगी तब इसको युकाटन करंट बोल दिया जाएगा। फिर यहाँ पे ये कौन सी है? गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? मैक्सिको करंट बोल दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे ना ये आपके आइलैंड है, एंटाइल्स आइलैंड। तो जब इसके पास से ये पानी गुजरेगा तो इसको एंटाइल्स करंट बोला जाएगा। और अभी ये गर्म ही है क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे नहीं आ रही, तो ये बॉम है। और यहाँ पे आपका क्या है? जो कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी में इसको कैरेबियन करंट का नाम दिया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना, ये क्या है आपकी? फ्लोरिडा है, तो यहाँ पे इसको फ्लोरिडा करंट बोला जाता है। फिर फ्लोरिडा से जब ऊपर चली जाती है तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? गल्फ स्ट्रीम बोला जाता है। आप देखो, यहाँ पे ये जो गल्फ स्ट्रीम जहां खत्म होती है ना, वहां पे क्या होता है? आपके वेस्टर्ली विंड का एरिया शुरू हो जाता है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। अब ये जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है ना, ये क्या है? वेस्ट टू ईस्ट चलने लगती है। तो यहाँ पे ये जो आपके आइलैंड है, इनसे टकरा के ये दो भाग भाग में बढ़ जाते हैं। एक जो धारा वो यहाँ पे चली जाती है, एक धारा यहाँ पे पानी घुस जाता है इसका, एक धारा यहाँ नीचे चली जाती है। ठीक है। तो ये जो नीचे आ रही है ये आपकी कैसी करंट है? कोल्ड करंट है। और इसका नाम क्या है? कैनारी करंट है। क्योंकि क्यों है इसका नाम कैनारी? क्योंकि यहाँ पे एक आइलैंड है कैनारी, उसके नाम पे इसका नाम क्या पड़ा है? कैनारी करंट है। ठीक है। और इसको, एक मिनट, इसको याद रखना, ये जो है नॉर्थ अटलांटिक करंट, नॉर्थ अटलांटिक करंट को जो यूरोप है, यूरोप का क्या बोला जाता है? कंबल बोला जाता है।
क्यों? क्योंकि देखो ये नॉर्थ अटलांटिक जो है ना वार्म करंट है, और जब ये यहाँ पे यूरोप के पास जाता है ना, तो यूरोप में क्या होती है, ठंड होती है, तो ये यहाँ के लोगों को ठंड से बचाती है। और ऐसे ही जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम भी क्या होती है, वार्म होती है, और जब ये गल्फ स्ट्रीम आपकी यूएसए के पास चलती है, तो यूएसए में क्या होती है, ठंड होती है, तो ये भी यूएसए के लोगों को ठंड से बचाती है। ठीक है। और ये नीचे जो इसका ऊपर से नीचे जो इशारा वो क्या है, कैनारी करंट, यहाँ पे एक आइलैंड है, उसके नाम पे इसका नाम कैनारी आइलैंड पड़ा है। अब एक और आपकी ये ठंडी धारा है, जो कि देखो ये आपका क्या है, लेब्राडोर आपका आइलैंड है। यहाँ से जो आपकी पानी की धारा आ रही है, ठंडी पानी की धारा, इसको लेब्राडोर करंट बोला गया है। तो ये क्या है, एक गायर बन गया ना, गायर मतलब कि एक सर्कल बन गया। यहाँ से देखो ये एक सर्कल पूरा हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, गायर। अब बीच में है ना, बीच में क्या होता है, चारों तरफ तो ये जो करंट है वो चलती रहती है, लेकिन बीच का जो भाग है ना वो क्या हो जाता है, बीच का भाग आपका बचा रह जाता है। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होती, पानी क्या रहता है, स्टेबल होता है। और इसलिए यहाँ पे क्या है, इसको क्या बोला जाता है, सारगेसो सी। सारगेसो सी एक क्या है, अटलांटिक ओशन में शांत एरिया है। ठीक है, अटलांटिक ओशन में क्या है, शांत एरिया है। और अटलांटिक ओशन में क्या है, शांत एरिया है ये। और इसको सार्गेसो क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक घास पाई जाती है, सार्गेसम घास, उसी के नाम पे इसका जो सी का नाम पड़ा है, सार्गेसो सी पड़ा है। ठीक है, आ गया समझ में? नहीं, सार्गेसो का कोई कोस्ट नहीं है बेटे। जो सार्गेसो है ना, सार्गेसो क्यों बनता है, ये पानी का ऐसा भाग है, समुद्र के बीचों बीच ऐसा भाग है, जो किसकी जो किसकी वजह से बनता है, यहाँ पे पानी की कोई मूवमेंट नहीं होती, एक स्टेबल एरिया है। ये देखो पानी चारों तरफ इधर मूवमेंट करता है, लेकिन बीच का भाग है ना, बिना छुए बच जाता है। यहाँ पे कोई भी जो फोर्स है विंड का वो नहीं लग पाता, इसलिए क्या है, एक अछूता पानी है। ओके। आ गए समझ में? कॉन्टिनेंट से नहीं गिरा, चार तरफ से गिरा है। एक तरफ से साउथ की तरफ से, ये साउथ है, यहां से आपकी कौन कौन बाउंड्री बनाती है, इस सी की बाउंड्री बनाती है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। इधर से बाउंड्री बनाती है आपकी गल्फ स्ट्रीम, वेस्ट से। नॉर्थ से बनाती है आपकी ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और इधर ईस्ट से बनाती है कैनारी करंट, और बीच में ये शांत भाग है पानी का, जहां पे क्या है, कोई भी मूवमेंट नहीं होती। सार्गेसो क्या है, ये है, इसके चारों तरफ ना आपकी करंट चलती है। इन करंट की वजह से क्या होता है ना,
ये चारों तरफ जो पानी है ना उसमें तो मूवमेंट होती है, लेकिन बीच में जो ये पानी है ना इसमें मूवमेंट नहीं होती, ये शांत एरिया, यहाँ पे पानी में कोई मूवमेंट नहीं होती। और इसको क्या बोला जाता है, इसको एक शांत एरिया बोला जाता है। ठीक है, इसको शांत एरिया बोला जाता था। इसका नाम सारगैसो क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पे जब साइंटिस्ट ने खोजा तो यहाँ पे एक घास मिली जिसका नाम था सारगेसम घास। ठीक है, तो सारगेसम घास की वजह से इस सी का नाम दे दिया सारगेसो सी। और इस सी की बाउंड्री कौन बनाता है, साउथ से बनाता है आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, वेस्ट से बनाता है आपका गल्फ स्ट्रीम, ईस्ट से बनाता है आपकी कैनेरी करंट, और आपका नॉर्थ से बनाता है नॉर्थ इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट। नहीं अजय, ये ओशियन की वजह, ये आपका इसलिए नहीं बना है कि ये कॉन्टिनेंट से घिरा है, कॉन्टिनेंट से नहीं घिरा है ये देखो, ये तो पैसिफिक ओशियन का हो गया। ये ओशियन की वजह से नहीं बना, ये आपकी लैंड पार्ट की वजह से नहीं बना। ये एरिया क्या है, ये वो एरिया है जहां पे जो करंट्स है उसकी मूवमेंट नहीं हो रही, यहाँ पे पानी में मूवमेंट नहीं हो रही। ये चारों तरफ तो पानी की जो है मूवमेंट हो रही है। जैसे आप कभी ग्लास लेते हो, आप बकेट है, बकेट में पानी लेते हो और बकेट के पानी को हिलाते हो ना, तो कई बार देखते हो ना बीच वाला जो पानी है ना वो हिलता नहीं है, उसके इधर भी मोशन होता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, पर इधर बीच में नहीं होता। तो यही सेम आपका सारगेसोसी है, ये तीनों ओर से लैंड पार्ट से नहीं गिरा है, ये आपकी बना ही ओशियन करंट की वजह से, तो लैंड पार्ट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, आया समझ में। कॉन्टिनेंट के बीच तो ये आता ही नहीं। ओके, अब आपको क्या याद करना है, ये मैंने आपको करंट समझा दी। अब आपको ये याद रखना है कि वार्म करंट कौन सी है, कोल्ड करंट कौन सी है। तो देखो, नॉर्थ इक्वेटोरियल कैसी है, वार्म करंट है। एंटाइल्स कैसी है, वार्म करंट है। अजय, जो आपका ये सारगेसो सी है ना, सारगेसो सी कॉन्टिनेंट से तीनों ओर से नहीं गिरा है। ये आप कंफ्यूज इसलिए हो गए, मैं आपको एक बार डायग्राम है ना नेट पे सर्च करके और दिखाती हूँ ये, फिर आपको कंफ्यूजन क्लियर होगी। क्योंकि ये क्वेश्चन नेट में भी आया, फिर आप गलत करके आओगे, तो इससे अच्छा है हम अपनी जो कंफ्यूजन है ना वो दूर कर लेते हैं। अभी देखते हैं ना, अभी देख लेते हैं तब याद रहेगा। ये देखो, ये है आपका सारगेसोसी। अब देखो, ये नीचे आपकी कौन सी करंट है, ये नीचे है, ये न्यू सारगेसोसी मत देखो, ये अभी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है। इसके तीनों तरफ देखो कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ये बीच में बना है ओशियन के, आपके अटलांटिक ओशियन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बीच का एक भाग है जहां पे जो ओशियन करंट है, ओशियन करंट की मूवमेंट नहीं हो पाती, और ये जो भाग है ना ये किससे बच जाता है, ये जो पानी का पार्ट है ये मूवमेंट हुए बिना रह जाता है, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होती, एक शांत एरिया है। इधर से आपकी है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इधर से है आपकी गल्फ स्ट्रीम, ये आपकी जो बाउंड्री बनाती है सार्गेसोसी की वो बनाता है आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और इधर से बनाता है आपका, कौन बनाता है इधर से, इधर से आपका बनाता है
कैनारी करंट। ठीक है, आया समझ में? अब ये सार्गेसोस ही आपके समुद्र के अंदर ही है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपके यहाँ से क्वेश्चन ही सिर्फ ये आते हैं कि वार्म करंट कौन सी है और कोल्ड करंट कौन सी है। तो देखो, आपकी ये सारी क्या है, आपकी वार्म करंट है। ठीक है, मैंने आपको नॉर्थ पार्ट तो समझा दिया, एक बार साउथ पार्ट और समझाते हैं। अब देखो, जो आपका सर्दर्न हेमिस्फीयर है, सर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ईस्टर्ली विंड की वजह से, यानी कि ट्रेड विंड की वजह से, हाँ बस ये अटलांटिक ओशन में बनता है अजय, सिर्फ अटलांटिक ओशन में बनता है और किसी ओशन में नहीं बनता। ठीक है, और ये कहते हैं, अब आप हम सर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। सर्दर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्री के पास ट्रेड विंड की वजह से आपकी ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक करंट चलती है, जिसको बोला जाता है साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये इक्वेटर के पास से चलते हैं, इसको इक्वेटोरियल करंट बोला जाता है, क्योंकि ये साउथ सर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए इसको बोला जाता है साउथ, और जो नॉर्थ में उसको बोला जाता है नॉर्थ। और ये दोनों कैसी है, वार्म करंट है। ठीक है, अब ये सदर्न इक्वेटोरियल करंट टकराती है यहाँ से, और यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है, एक नीचे और एक पानी का भाग वापस, वो इक्वेटोरियल काउंटर करंट का ही पार्ट है। अब आपकी ये जो ऊपर से नीचे आ रही है, ये ब्राजील है आपका, ब्राजील के पास इसको बोलते हैं ब्राजील करंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्राजील के पास ब्राजील करंट बोलते हैं। और ब्राजील एक आपकी कैसी करंट है, वार्म करंट है। ठीक है, उसके बाद आपका यहां से है ना एक करंट आती है ऊपर से, इसको बोला जाता है बेटे फॉकलैंड करंट। फॉकलैंड करंट आपकी कैसी करंट है बेटा, कोल्ड करंट है। यहाँ पे आपका फॉकलैंड है, इस फॉकलैंड के पास इस ठंडी जल की धारा को फॉकलैंड करंट बोला जाता है। ठीक है, ये नीचे से आपको दिख रही है ना, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, या फिर आप इसको है ना सरकम पोलर करंट, या फिर आप इसको अंटार्कटिक करंट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये जो ठंडा पानी है ये आपके सदर्न या सदर्न पार्ट यानी कि अंटार्कटिक ओशन से आ रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका कोल्ड है। उसके बाद ये आपकी जो जा रही है, ये क्या है, ये बेंगुला करंट है, और बेंगुला भी आपकी कैसी है, कोल्ड करंट है। ठीक है, अब समझ में आएगा, अब आपको मैंने बता दिया। अब देखो, ये सारी कैसी है, वार्म करंट है। इक्वेटोरियल करंट वार्म है, काउंटर इक्वेटोरियल वार्म है, गल्फ स्ट्रीम वार्म है। फ्लोरिडा कैसी है, कोल्ड करंट है। गल्फ स्ट्रीम कैसी है, वार्म करंट है। नॉर्थ अटलांटिक करंट कैसी है, नॉर्थ अटलांटिक जो ड्रिफ्ट है वो भी बेटे वार्म है। उसके बाद अब इस नॉर्थ अटलांटिक जो करंट है इसकी दो ब्रांच होती है। एक ब्रांच तो इधर देखो, ये नॉर्वे है, नॉर्वे के पास चली जाती है। ठीक है, नॉर्वे, उसको नॉर्वे करंट बोलते हैं। एक आपका सदर्न ब्रांच, यानी कि एक ब्रांच यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पे इसको इर्मिंगर करंट बोलते हैं। ठीक है, और ये भी कैसी होगी, वार्म होगी, क्योंकि ये किसका पार्ट है, नॉर्थ अटलांटिक का पार्ट है। उसके बाद आपका ये ईस्टर्न ब्रांच है। ठीक है, ईस्टर्न ब्रांच देखो यहाँ पे आती है, एक ब्रांच यहाँ पे मेडिटेरियन सी में घुस जाते हैं, एक नीचे आ जाता है। बीच में देखो आपका रेनल करंट है। ठीक है, रेनल करंट कहाँ है, देखो बेटे ये आपको ये दिख रहा है, ये बे ऑफ बिस्के है, इसमें जो ये करंट है इसको बोला जाता है रेनल करंट। और रेनल करंट आपकी कैसी करंट है, वार्म करंट है। उसके बाद आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आपका कैसा है, कोल्ड है। अब आपका लेब्राडोर करंट कोल्ड है, ब्राजील करंट वार्म है, फॉकलैंड करंट कोल्ड है, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट कोल्ड है, कैनारी करंट कोल्ड है, बेंगुला करंट कोल्ड है।
ठीक है, ये सारे का मैंने जस्टिफिकेशन दे दिया कि कौन सी कोल्ड है कौन सी वॉर्म है। ओके, अगर फिर भी कहीं पे डाउट है या नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछ लेना। अब ऐसे ही सेम आपकी पैसिफिक ओशन की है कि ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट दोनों कैसी होगी, वार्म, और काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो वेस्ट टू ईस्ट चलती है। ठीक है, अब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे आपका क्यूरोशिवो है, तो इस करंट का नाम क्या है, क्यूरोशिवो, ये वार्म करंट है। यहाँ पे क्यूरोशिवो आइलैंड के पास इसका नाम क्या है, क्यूरोशिवो। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका क्या है, ये बेटे आपकी क्यूरोशिवो करंट है, ये आपका जापान है, जापान के ईस्टर्न साइड में। ठीक है, इस क्यूरोशिवो करंट का जो कंपैरिजन है किससे किया जाता है, गल्फ स्ट्रीम से, जो अटलांटिक ओशन में गल्फ स्ट्रीम है ना, उससे कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, जापान के ईस्टर्न साइड में चलती है ये आपका, ये जापान आइलैंड है, इस जापान के इधर ईस्टर्न साइड में यहाँ पे आपकी क्यूरोशिवो करंट चलती है। और जापान के ये वेस्टर्न साइड में, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, एक मिनट इसको साफ कर देते हैं, ये जापान है, जापान का ये वेस्टर्न साइड है, तो वेस्टर्न साइड में यहाँ पे आपका शूशिमा आइलैंड है, तो यहाँ पे इस करंट को क्या बोला जाता है, शूशिमा करंट। और ये कैसी करंट है, वोम करंट है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है। ओके, अच्छा, अब क्या है, ऊपर से आपकी बेटे करंट आ रही है, ये यहाँ इसको बोला जाता है ओया शिवो। ओया शिवो आपकी क्या है, ओया शिवो कोल्ड करंट है। और इस ओया शिवो का कंपैरिजन आपके लेब्रेडोर करंट से किया जाता है। ठीक है, और इस ओया शिवो को हम क्यूराइल करंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपका क्यूराइल आइलैंड है, क्यूराइल कमचटका, तो इसको हम क्यूराइल जो है क्यूराइल करंट भी बोलते हैं, और ये ठंडी है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो ये क्या है, ये आपकी जो क्यूरोशियो है ना, क्यूरोशियो फिर ऐसे वेस्टर्ली विंड के कारण ये यहाँ पे ईस्टर्न साइड में आती है, और ये टकरा के एक इसकी अपोजिट ऊपर चला जाता है, एक नीचे। नीचे जो करंट आती है वो है आपकी कैलिफोर्निया के पास, इसको कैलिफोर्निया करंट, और कैलिफोर्निया करंट कैसी है, कोल्ड करंट। और जो ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जा रही है, वो है अलास्का, अलास्का के पास, इसको अलास्का बोला जाता है। और अलास्का करंट आपकी वार्म करंट जाती है, क्यों, क्योंकि ये आपका नॉर्थ पैसिफिक करंट है, और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, जो ऊपर से नीचे आएगा वो कैसी करंट होगी, ठंडी। अब ऐसे ही आपका सदर्न इलाका है, साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब यहाँ पे जो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का ये ईस्टर्न पार्ट है, तो यहाँ पे इसको ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट बोला जाता है, ये वार्म करंट है। और इधर से फिर वो अंटार्कटिका सरकम पोलर करंट आई, ठंडी करंट है। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपकी बेटे ये पेरू करंट है, पेरू एक कोल्ड करंट है, पेरू को हम हम्बोल्ट करंट भी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको आपके हम्बोल्ट ने खोजा था। यहाँ पे आपकी एक कंट्री है पेरू, साउथ अमेरिका में, वहां पे ये क्या है, पेरू करंट है, क्योंकि इसको हम्बोल्ट ने खोजा था, इसको पेरू करंट बोला जाता है। ठीक है, तो देखो अब आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल वोम है, काउंटर इक्वेटोरियल वोम है, साउथ इक्वेटोरियल वोम है, क्यूरोशिवो वोम है। क्यूरोशिवो करंट वोम करंट है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट भी आपका क्या है, वोम करंट है। सुशीमा भी आपकी वोम करंट है। काउंटर क्यूरोशिवो कौन सी है, जो वापिस चल देती है पानी टकरा के वहां पे आइलैंड के पास, ये जो जापान है, जापान के पास जो आपका क्यूरोशिवो का पानी ना टकरा के यहीं पे नीचे भी चलता है, तो उसको क्यूरोशिवो काउंटर बोला जाता है, वो भी वोम है। उसके बाद आपका ओया शिवो बता दिया, कोल्ड है, इसको क्यूराइल भी बोला जाता है। कैलिफोर्निया कोल्ड है, पेरू कोल्ड है। एल नीनो और काउंटर करंट ये वोम है, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट वोम है, और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कोल्ड है। ठीक है, आ गया समझ में ये टॉपिक। ये टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, अब बस हमारी इंडिया की जो ओशन करंट है वे और पढ़नी रह गई आपकी। अब इंडिया की जो करंट्स है ना, उन पे किसका इफेक्ट पड़ता है, इंडिया की ओशन करंट पे जो हमारे समर और विंटर है उनका उनका जो है ना इफेक्ट पड़ता है।
ओके। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इंडियन ओशन की। देखो जो हमारा इंडियन ओशन की करंट है ना, वो मॉनसून से अफेक्टेड होती है। ठीक है, जब हमारा सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है तो हमारी जो करंट है, करंट की मूवमेंट अलग होती है, और जब हमारा सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है तो तब हमारी जो करंट है उसकी मूवमेंट अलग होती है। अब थोड़ा सा समझते हैं। पहले वो करंट पढ़ते हैं जब हमारा सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है, तब कौन कौन सी करंट होती है। तो इसमें भी वही है बेटे, आपका सबसे पहले है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यानी कि जो ट्रेड विंड की वजह से ईस्ट टू वेस्ट चलेंगी। ठीक है, ये आपका जो डायग्राम है ना, ये आपका जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है ना, तब होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है ये मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ। आपको इसमें से अभी तक एग्जाम में जो पूछी नहीं गई है ना, वो अगुलहास करंट का पूछा गया है कि अगुलहास कोल्ड करंट है। ठीक है, और अगुलहास कहाँ पे है, देखो अगुलहास आपका कहाँ पे है, ये रहा। यहाँ पे आपकी करंट क्या है, अगुलहास करंट है। और अगुलहास एक कैसी करंट है। अच्छा, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप क्या पूछ रहे हो। आपको कुल मिला के आपको इंडियन ओशन का जो करंट है ना, वो क्या याद रखना है इसमें, बस आप ये याद रखो कि जो नॉर्थ ईस्ट करंट है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून यानी कि जब आपकी ट्रेड विंड ऐसे चल रही है तो कैसी होगी आपकी, ये वार्म करंट होगी, यानी कि आपका जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा। फिर इंडियन काउंटर करंट, ये भी वार्म होगी। और साउथ वेस्ट मॉनसून कर, ये भी वार्म होगा। इक्वेटोरियल करंट भी वार्म है, मोजेम्बिक करंट भी वार्म है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कोल्ड है, अगुलास करंट कोल्ड है, और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट कोल्ड है। तीन कोल्ड करंट है। एक ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट कोल्ड है, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, यानी कि ये वो आपका अंटार्कटिका वाला ही पानी है यहाँ पे, इसको सरकम पोलर करंट भी बोलते हैं, ये भी आपका कोल्ड है। और आपका ये अगुलहास भी कोल्ड है, क्योंकि इसका जो इंटरेक्शन है वो इस वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से हो रहा है, और बाकी जो है आपकी क्या है, वार्म करंट है। ठीक है, अच्छा अब ये जो अंटार्कटिक जो विंड है ना, उसके नेम है, जैसे अंटार्कटिक सरकम गायर, ईस्ट विंड ड्रिफ्ट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये करंट कॉन्टिनेंट में नहीं चलती है अजय, ये करंट जो है ना ओशियन में चलती है, कॉन्टिनेंट पे नहीं चलती। बस आपको तीन जो है ना ओशियन पे, ये मैंने आपको सारा समझा दिया। सार्गेसो क्या होता है, ये सार्गेसो सी का मैंने लगाया भी हुआ है। ठीक है, आपको बस तीन ओशियन की करंट के रिगार्डिंग पढ़ना है। कौन कौन सी है वो, आपका है एक तो है एटलांटिक ओशियन, दूसरा है पैसिफिक ओशियन, और तीसरा है आपका इंडियन ओशियन। ठीक है, तो ये जो करंट है ना, ये आपकी कंप्लीट होती है। अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ओपन कर लेते हैं, ताकि हमारा बस फिर एक ही टॉपिक रह जाएगा बेटा, वो भी कोरल वाला, टाइड वाला कर लेते हैं।
अब हम अपना जो टाइड वाला टॉपिक है वो पढ़ते हैं। टाइड का क्या मतलब होता है, मीनिंग, कंसेप्ट। कल एक क्लास और लगेगी, इवनिंग से थॉट शुरू करेंगे, ठीक है। और 20 तारीख तक क्या खत्म कर देनी है, थॉट खत्म कर देनी है, हो जाएगी हमारी थॉट खत्म, है ना। साथ साथ एक क्लास हम पॉपुलेशन की भी करेंगे उसमें। अच्छा, अब हम शुरू कर रहे हैं टाइड। टाइड क्या होती है बेटे, ज्वार। टाइड का मतलब होता है आपका ज्वार, और ईब का मतलब होता है आपका भाटा। ज्वार और भाटा का मतलब क्या है, जब समुद्र के पानी का आगे आना और पीछे जाना। जो पानी आगे आता है उसको बोला जाता है ज्वार, और जो पानी पीछे नीचे चला जाता है वापस उसको बोला जाता है भाटा, ज्वार भाटा, ठीक है। आपकी जो सेटलमेंट की है वो तो सारी थ्योरी हो गई, आपकी बस पॉपुलेशन की थ्योरी रहती है। जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन की थ्योरी रहती है बेटे। आपका जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है उसकी थ्योरी रहती है, आपकी माइग्रेशन की थ्योरी है, ठीक है। छोटी छोटी है वो एक क्लास में हो जाएंगी, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है। माइग्रेशन की थ्योरी है आपकी, कुछ थ्योरी और है, ठीक है। जैसे आपकी माल्थस की थ्योरी है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, आपका इकोनॉमिक, रोस्टो का इकोनॉमिक थ्योरी है, इकोनॉमिक मॉडल है, ये रहता है आपका पॉपुलेशन में। फिर आपकी सारी थ्योरी हो जाएंगी, क्योंकि और रीजनल की 3 रहती हैं, एक आपकी ग्रोथ पोल थ्योरी, ये भी बस एक क्लास में हो जाएगा। हाँ जी, जब आप पीवाईक्यू लगाते हो तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कौन सी थ्योरी से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं मेरे को बताओ। आप मुझे तभी तभी भेजा करो ना जब क्वेश्चन नहीं बनते हैं। वेबर की थ्योरी से तो क्वेश्चन बन जाते होंगे, क्योंकि उसकी थ्योरी से तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जब मैं सॉल्व करवाऊंगी ना तब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, अभी रिवीजन कर लो। जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सोचने का तरीका अलग होता है, लेकिन जो बात बोल रखी है उसको हमें अलग तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। हाँ, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगी अजय, लेकिन जैसे अब नवंबर से आपको पता है सारी क्लास पीवाईक्यू की होने वाली है, तो फिर तो आपको पता है उसमें और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप मुझे जो भी आपका थ्योरी का क्वेश्चन नहीं बनता है ना वो मेरे को भेजा करो, जो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर उनमें से आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर आपका क्यों नहीं बन रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। हाँ, माइंड ऑफ हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते हैं ना, तो आपका माइंड ऑफ हो ही जाता है, मैं समझती हूँ। बट आप मेरे को क्वेश्चन भेजा करो। और आपने 2 क्वेश्चन जो मेरे से पूछे थे उसके जो जवाब है ना वो मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। एक का तो मैंने आपको बता दिया था, एक और आप पूछ रहे थे, वो आपके, ठीक है, वो आपको मैं जो है ना समझा दूंगी। उसका जो आंसर है ना बेटे वो 0.005 आंसर है उसका। नहीं हो जाएगा, ऐसी ही फीलिंग आती है जब हम करके, कभी कभी मुझे अभी भी लगता है कि जैसे मुझे भी कुछ नहीं आता है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सोल्व करने बैठती हूँ और अपना माइंड लगाती हूँ, उसमें सिर्फ एक चीज आपको नहीं लगानी है बेटे, सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 1 मिनट के लिए रुको।
नहीं, 2 मिनट बाद क्यों क्लास ऑन करूं? आपको रेस्ट चाहिए? अच्छा, मैंने सर से बात करी थी, सर ने बोला है कि आप ले सकते हो संडे को क्लास, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा क्लास मत लेना। लेकिन संडे को, क्योंकि हमारी कल एक क्लास नहीं हुई थी, तो हम कल संडे को 3 घंटे की क्लास कर लेंगे, वो वहां कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? टाइड शुरू करें? तो शुरू करें क्लास? अब आपका बेटे जो टॉपिक है ना, वो है टाइड। आज देखो, टाइड पूरा तो नहीं हो पाएगा, है ना? टाइड का मैंने बता दिया। टाइड का मतलब क्या होता है? टाइड का मतलब होता है, अब आपकी जो टाइडल करंट होती है ना, टाइडल करंट वो क्या करती है? टाइडल करंट आपके ऊपर से लेके, यानी कि समुद्र के ऊपर के भाग से लेके नीचे वाले भाग तक पूरे समुद्र के पानी को क्या करती है? अफेक्ट करती है। कहते हैं वेव करंट्स एंड टाइड्स आर ऑफ वाइटल सिग्निफिकेंस। वाइटल यानी कि इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ओशियन करंट, ओशियन के मूवमेंट्स में। वेव एंड जो ओशियन करंट है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपका है टाइड। टाइड आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे सभी ओशियन की मूवमेंट में। क्योंकि जो टाइड है, टाइड करंट आपके पूरे वाटर मास को अफेक्ट करती है, सी के सरफेस से लेके बॉटम से लेकर, ठीक है? और ये अब आपका सुनामी में और टाइड में यहाँ पे डिफरेंस आपने पढ़ा था। जो सुनामी है वो मल्टीपल वेव फिनोमिना है, बट टाइड आपकी क्या है? सिंगल वेव फिनोमिना है। एक टाइड आती है, टकराती है, फिर वापस चली जाती है, ठीक है? ठीक है। अब कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सी वाटर, यानी कि राइज ऑफ सी लेवल, यानी कि जब आपका पानी ऊपर की तरफ आता है। आपने देखा है समुद्र का पानी एक बार ऐसे आगे आता है, एक बार पीछे चला जाता है। तो ये जो आगे आता है, इसको बोला जाता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सी वाटर, इसको बोला जाता है टाइड, ठीक है? और जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, पीछे की तरफ होती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ईब, ठीक है? उसको भाटा कहते हैं। ज्वारीय लहर के अग्रभाग के कारण महासागरीय बेसिन के एक हिस्से में समुद्री जल ऊपर की ओर बढ़ता है, समुद्र का स्तर बढ़ता है, जबकि उसी महासागरीय बेसिन के दूसरी ओर नीचे की ओर जल चला जाता है या समुद्र का स्तर गिर जाता है। तो जब आपका समुद्र का स्तर ऊपर उठता है तो उसको बोला जाता है टाइड, और जब नीचे जाता है तो उसको बोला जाता है ईब, ठीक है? और आपका ज्वार उथली पानी की लहरें, यानी कि ये ज्यादा गहराई से उत्पन्न नहीं होती है, ये शैलो लहरें होती हैं।
लेकिन गहरे समुद्र के बेसिन में भी बहुत लंबी तरंग दैर्ध्य होती हैं। अब आपको रीजन याद रखना है कि आपका जो टाइड है, टाइड का ओरिजिन किसकी वजह से होता है? टाइड का आपका ओरिजिन होता है ज्वार का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, मून एंड अर्थ। इन तीनों के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो पानी है ये ऊपर उठता है और नीचे बैठ चला जाता है। आपका क्या होता है ना, देखो ये है अर्थ और ये है आपका मून। मून में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और यहाँ पे होता है आपका सन, ठीक है। लेकिन सन आपकी अर्थ से ज्यादा दूरी पर है, तो ज्यादा इफेक्ट किसके ग्रेविटेशनल फोर्स का लगता है? मून का। तो पहले मून का समझते हैं। तो मून और अर्थ क्या करते हैं कि जो मून है ना, मून अर्थ पे अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और उसकी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स सॉलिड जो हमारे ऑब्जेक्ट है उन पर काम नहीं कर पाता, सिर्फ हमारी लिक्विड जो चीजें उन पे काम कर पाता है, ठीक है, उन पे काम करता है। तो जिसकी वजह से हमारा ये, जैसे यहाँ पे आपका अर्थ है, अर्थ पे ये ओशियन है, ठीक है। तो आपका जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना, तो देखो अर्थ पे कैसा बल्ज बन जाएगा, ये अर्थ है, अर्थ पे यहाँ का जो पानी था ना, यहाँ का पानी यहाँ पर चला जाएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे पीछे भी आगे जो आपका बल्ज बना, आगे आपका ये जो उभार बना पानी का, इसको बोला जाता है टाइड। ये तो हमें पता है कि मून ने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज किया और उसकी वजह से हमारा जो पानी है ये आगे की ओर पड़ा। अब पीछे जो ये उभार बना पानी का, ये किस वजह से बना? ये बना आपके बचाव में। ये जो मून है, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के बचाव में सन ने भी अपना, मून अर्थ ने भी अपना क्या है, अर्थ ने भी अपना जो है फोर्स लगाया। अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पीछे भी एक बल्ज बनता है, ठीक है। मून क्या करता है? मून अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, सन अपनी जो अर्थ है, अर्थ अपनी चीजों को अपने से बांधे रखती है, इसलिए आगे भी एक बल्ज बन जाता है, पीछे भी बल्ज बन जाता है, ठीक है। और इसे ही आपका क्या आता है, इसे ही आपके टाइड बोलते हैं। आ गया समझ में कि टाइड आर ओरिजिनेटेड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ सन एंड मून। सन और मून की इंटरेक्शन की वजह से आपके जो टाइड है वो क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। अब ये देखो, जब लो टाइड था ना, लो टाइड था तब यहाँ पे पानी नहीं था, ठीक है। लेकिन अब हाई टाइड है, यानी कि आपका फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसने समुद्र के पानी को क्या कर दिया, आगे की तरफ खींचा। तो देखो ये पानी यहाँ तक आ गया। और जब लो टाइड होगा, लो टाइड में पानी पीछे चला जाएगा। जैसे हम बीच में देखते हैं ना, बीच पर एक बार पानी आगे आता है, ठीक है, बहुत आगे तक चला जाता है, तो वो तो होता है क्या होता है, वो तो हाई टाइड। और जब आपका पानी पीछे चला जाता है तो वो होता है आपका बेटे लो टाइड, ठीक है। अब ये आपको मैंने बता दिया लो टाइड कब बाय, देखो अब आपको यहाँ पे तीन चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है। वो वैसे तो बहुत आगे आएंगी, बट मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ ताकि आगे हम सीधा क्या करें, सिर्फ उस थ्योरी को पढ़ ले। मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ। अब आपका एक होता है हाई टाइड। हाई टाइड में क्या होता है, हाई टाइड में बेटा आपका जो पानी है ना, नॉर्मल टाइड से बहुत ऊपर जाता है। और लो टाइड क्या होता है, लो टाइड में नॉर्मल टाइड से पानी बहुत नीचे चला जाता है। अब हाई टाइड कब आता है, हाई टाइड तब आता है जब आपका सन, मून और अर्थ एक पोजीशन में होंगे। ये कौन सी पोजीशन होती है, ये जो आप पोजीशन देख रहे हो ये लीनियर पोजीशन होती है, यानी कि सिजगी। इस पोजीशन को क्या बोला जाता है, सिजगी पोजीशन बोला जाता है। सिजगी का मतलब होता है जब हमारे तीनों प्लेनेट एक एक तीनों बॉडी एक लाइन में होती है, एक रेखा में होती है, उसको बोला जाता है सिजगी। अब सिजगी में भी बेटे आपकी दो तरीके की पोजीशन होती है। एक होता है आपका ओपोजिशन, ठीक है, एक होता है आपका ओपोजिशन और एक होता है आपका कंजक्शन, यानी कि आपका युति और वियुति। ओपोजिशन मतलब वियुति, ओपोजिट, और कंजक्शन मतलब युति।
अब देखो ओपोजिशन में क्या होता है, ओपोजिशन में आपकी अर्थ के ओपोजिट दोनों होते हैं, सन और मून। ठीक है, एक ये कौन सी पोजीशन होगी, ओपोजिशन। और कंजक्शन कब होगी, जब आपका अर्थ बीच में होगा और एक साइड सन होगा और एक साइड मून होगा। ठीक है, कंजक्शन कब होगी, जब आपका, एक मिनट रुको, एक मिनट दोबारा से बताती हूँ। आपकी कंजक्शन और ओपोजिशन, ओपोजिशन कब होता है, जब आपकी ये अर्थ है, अर्थ बीच में होगी ओपोजिशन में, और अर्थ के एक साइड होगा मून और इस साइड होगा आपका सन, तो ये कौन सी होगी, ओपोजिशन। यानी कि अर्थ के अपोजिट दोनों उसके दुश्मन होंगे, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, आप ऐसे याद रख सकते हो, ये कौन सी है आपकी, ओपोजिशन। ठीक है, और जब ओपोजिशन होगी तब आपका कौन सा होता है, फुल मून, क्योंकि यहाँ पे आपके सन है, सन की रोशनी मून पर पड़ रही है और पृथ्वी वासियों को ये मून, ये चांद पूरा दिख रहा है, तो आपका होगा फुल मून। अब आपका है कंजक्शन, कंजक्शन में क्या होता है, दोनों एक ही साइड होते हैं, सन भी और मून भी, अर्थ के एक ही साइड उन्होंने अपना कंजक्शन कर रखा है, मेल मिलाप कर रखा है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जो आपका ये कौन सा होगा, ये यहाँ पे बेटे न्यू मून होगा। न्यू मून क्यों होगा, क्योंकि ये जो सन की रोशनी आ रही है ना, सन की रोशनी यहाँ पे गिरेगी, ये जो बीच में मून है ना, मून सन की रोशनी को क्या कर देगा, रोक लेगा, जिसकी वजह से अर्थ पर सन की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए जो आपका अर्थवासी ना, उनको मून का क्या, मून नहीं दिखेगा, ब्लॉक कर देगा ये सन की एनर्जी को। और जब तक इस मून पर बेटे सन की एनर्जी नहीं पड़ेगी तो हमें ये चांद नहीं दिखेगा। चांद कब दिखता है, जब सन की किरणें इस पर पड़ेंगी ना, तभी हमें ये चांद दिखता है। आपको पहले तो दिखता ही नहीं है चांद, फिर क्या है, उसका थोड़ा थोड़ा ऐसे हिस्सा दिखने लगता है। तो वो जब जैसे जैसे नीचे जाने लगता है, इसका पहले इतना पार्ट जिसको बोला जाता है क्रीसेंट, क्रीसेंट के बाद फिर आपका ये देखो इतना दिखेगा, फिर आपको इतना दिखेगा। तो ये क्या है, आपके जो सन है, सन के शेप है। तो इन दोनों सिचुएशन में आपका क्या आएगा, हाई टाइड आएगा, क्योंकि आपका तीनों का एक साथ जो आपके दो हैं, सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और मून का भी, दोनों का एक साथ इस पे लग रहा है, तो आपका पानी में उभार ज्यादा आएगा। और पीछे हाई टाइड क्यों आ रहा है, क्योंकि पृथ्वी, अर्थ अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक फोर्स लगा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ से यहाँ पे पीछे भी आपका पानी का जो है, बहुत सारा पानी इकट्ठा आ जाएगा, इसको बोला जाता है हाई टाइड। और देखो यहाँ पे पानी चला गया, यहाँ से जो पानी ना वो यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो यहाँ पे तो पानी बचा ही नहीं, तो यहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी, तो इस दोनों साइड क्या आएंगे, आपके लो टाइड आएंगे। आया समझ में, हाई टाइड और लो टाइड कौन सी सिचुएशन में आएंगे। अब आपका लो टाइड कब आएगा, लो टाइड आएगा बेटा जब आपका सन, अर्थ और मून क्वाड्रेचर सिचुएशन में होंगे, यानी कि 90 डिग्री पे होंगे। सन अर्थ के 90 डिग्री पे और मून अर्थ के 90 डिग्री पे होगा, ये होती है आपकी क्वाड्रेचर, TURE, क्वाड्रेचर पोजीशन। क्वाड्रेचर पोजीशन में आपका जो सन मून है वो क्या है, एक ही 90 डिग्री पर होते हैं अर्थ के, तब आपके लो टाइड आते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो फोर्स है वो बट जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या आते हैं, लो टाइड आते हैं चारों तरफ। ओके, ये समझ में आ गया। अब आपका जो टाइड की रेंज है ना, ये रेंज कैसे निकालते हैं ये भी पता होना चाहिए। अब ये कहते हैं जो टाइड वेव है, देखो ये होती है वेव, तो ये सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है, क्रस्ट, यानी कि राइज ऑफ वाटर, और ये होता है आपका गहराई वाला, यानी कि ये होता है आपका ट्रफ, यानी कि पानी का गिरना। तो जो टाइडल वेव हाइट है, वेव हाइट क्या होती है बताया था मैंने, आपकी क्रस्ट से लेके ट्रफ तक की जो हाइट है इसको बोला जाता है वेव हाइट। ये जो इन दोनों के बीच में जो वर्टिकल लंबाई है इसको बोला जाता है वेव हाइट, और इसको टाइडल रेंज भी बोला जाता है। जो वर्टिकल डिफरेंस होता है आपके क्रस्ट में
यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, ये हाई टाइड हो गया और यहाँ पे पानी नीचे गिर गया तो ये लो टाइड हो गया। तो हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो वर्टिकल डिफरेंस होता है उसको टाइडल रेंज बोला जाता है। और आपकी जो टाइडल रेंज है ये 2 मीटर से 4 मीटर के बीच में होती है। ठीक है। अब इसके बेस पे आपकी टाइडल रेंज को होना, देखो, माइक्रो टाइडल रेंज, मेसो टाइडल रेंज और मैक्रो टाइडल रेंज। माइक्रो टाइडल रेंज की जो हाइट है वो क्या है, 2 मीटर से कम होगी। ये आपको मैच करना दे रखा है, याद होनी चाहिए। मेसो टाइडल रेंज में वेव की हाइट 2 से 4 मीटर के बीच में होगी और मैक्रो में 4 से ज्यादा होगी। ठीक है, आगे समझ में। ये आया समझ में। अब हमारा जो है ना बस दो ही टॉपिक रह गए, एक कोरल और एक टाइड। ठीक है। तो कोरल आपका टाइड का थोड़ा सा तो हो गया है, बट कल वाली क्लास में हम कोरल कर लेंगे और टाइड भी कंप्लीट कर लेंगे। पहले टाइड करेंगे फिर कोरल करेंगे। कोरल का बस आपको बेटे थ्योरी ही पढ़नी है, क्योंकि उसमें वैसे तो समझाना तो सारा ही है बट फिर भी, है ना। तो कल एक और क्लास होगी, कल 14 है, तो 14 को हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और 6 दिन में फिर हमें किसका कंप्लीट करना है सिलेबस, थॉट का। थॉट का भी हमारा सिलेबस जो है जल्दी जल्दी से हम कवर कर लेंगे। ज्यादा नहीं है बट हो जाएगा, क्योंकि हम हार्टलैंड थ्योरी, रिमलैंड थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, है ना। अब बताओ अगर कोई भी डाउट हो, और जो भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता ना अजय, वो मेरे से पूछ लिया करो। और वो जो क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं होता ना उसको मैं आपको व्हाट्सएप पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। अब मिलते हैं कल आपकी, कल की क्लास में मिलते हैं। कल भी आपको क्लास का टाइम, वैसे तो आपका क्लास का टाइमिंग यही रहेगा बेटे, 5 से 7 ही रहेगा। आज आपकी क्योंकि पेपर 1 की क्लास मंजू मैम की रात को 9 बजे है यूट्यूब पर, इसलिए मैंने आपकी 4 से 6 बजे क्लास ले ली। नहीं तो आपकी कल 5 से 7 ही होगी। थैंक यू सो मच बेटे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो दोबारा से पूछ लेना। अब मिलते हैं कल, और आपकी जो पीपीटी है ना वो कल अपलोड कर दूंगी मैं सारी। एक बार ये सारा ओशनोग्राफी का कंप्लीट हो जाए ना और सेटलमेंट का, तो सारा एकदम से सारा अपलोड कर हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। बाय बेटे, बाय।